हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JGS एजुकेशन अकेडमी। सो फाइनली आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और कल की डेट में फाइनली आपका प्रैक्टिस पेपर भी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कर दिया गया है ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स का। सो इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्जामिनेशन सोशल स्टडी के जो सैम्पल पर आए हैं उसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न देखें किस तरीके से आपका एग्ज़ाम आने वाला है। आपका पेपर भी इसी तरीके से आएगा, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर से जरूर करके जाइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल मेनली SST को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे आपको SST की पूरी तैयारी करवा जाएगी मिड टर्म एग्जामिनेशंस की। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर बाकी चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा फ्रेंड। तो सबसे पहले देखते हैं सैम्पल वर्क के प्रैक्टिस सेट में क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न के थ्रू दिया हुआ है। तो टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। टाइम की बात करें तो 3 आवर होगा और कह रहे हैं ये प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, क ख ग घ अ यानी 5 पार्ट में होगा। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे आपके। सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कुछ प्रश्न जो होंगे आंतरिक चयन उपलब्ध है, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन भी कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, जिसमें से जो ऑप्शन होगा उसमें से कोई एक क्वेश्चन ही करने, सारे क्वेश्चन नहीं करने और सभी प्रश्नों के अंक क्या निर्धारित है। क खंड में आपका 127 क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। खंड ख में आपके 28 से 31 3 अंक के क्वेश्चन होंगे, जिसके वर्ड्स आपको 80 वर्डों में आंसर लिखने हैं। खंड ग जो है 32 से 35 आपके 4 अंक के होंगे और खंड घ होगा वो 36 से 39 आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। और जो लास्ट पार्ट है ड, उसमें आपके 4 अंक के होंगे मानचित्र का प्रश्न, जिसमें से 40.1 जो इतिहास का होगा उसमें से 2 को अंक होंगे और 40.2 में से आपके 3 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी टोटल आपके 5 मार्क्स का मैप क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड। और कह रहे मानचित्र आधारित प्रश्न 40 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अलग से ही प्रश्न दिए गए हैं। तो ये दृष्टिबाधित के लिए हैं, जो डिसेबल हैं, देखने में असमर्थ हैं, उनके लिए अलग से दिया गया सेक्शन। तो इस तरीके से टोटल आपके 40 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। फर्स्ट से जो 12th क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 12 तक सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। प्राइमरी क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्रक में आता है और नेक्स्ट है आपका डी, बैंक सेवाएं तृतीय क्षेत्रक में आता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। मत्स्य पालन आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ना कि द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है रॉन्ग फ्रेंड, रॉन्ग है। बाकी सारे सही है। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं या फिर रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी को हम इंडस्ट्रियल बोलते हैं और बैंकिंग को हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। तो ये इसका ऑप्शन सी गलत है। मत्स्य पालन यानी फिशरी जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ना कि सेकेंडरी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य नहीं हो सकता। अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य, सस्ते मजदूर, सुचारू सिंचाई की व्यवस्था। ए और बी दोनों गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मे नोट बी डेवलपमेंट गोल फॉर द पर्पस ऑफ फार्मर पंजाब। लोअर सपोर्ट प्राइस फॉर हिज क्रॉप, चीप लेबर, प्रॉपर इरीगेशन। ए और बी बोथ। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, अपनी उपज के लिए कम समर्थन मूल्य कोई नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि भाई उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। सस्ते मजदूर तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर इरीगेशन, तो ये तो चाहिए होगा फ्रेंड, तो इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है। पहला है वर्ष में 100 दिन का रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। 100 दिन की गारंटी यानी इट इंश्योर द 100 days जॉब्स, इट इंश्योर द जॉब फॉर रूरल एरियाज, इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द जॉब देन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि किसी क्षेत्र में बड़े बांधों को बनाया जाता है तो स्थानीय लोग उसका विरोध क्यों करते हैं। उन्हें वह ज़मीन छोड़नी पड़ सकती है, उनकी भूमि जाने का डर है, आय के साधन खोने का डर है, सभी कथन सत्य है। कह रहा है इफ़ द बिग डैम आर कंस्ट्रक्टेड इन द एरिया देन वाई डू लोकल पीपल रेसिस्ट इट, दे विल बी डिस्प्लेस। तो बिल्कुल सही है, वहाँ से भूमि छोड़ के जानी पड़ेगी। देयर लैंड विल बी द सबमर्ज, उनकी भूमि जाने का डर है, बिल्कुल सही है। और आय के साधन खोने का डर, तो ये भी बिल्कुल सही है। नो सोर्स ऑफ अर्निंग,
तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी कथन के होंगे यहाँ पे सत्य होगा। नेक्स्ट है कह रहा है किसी देश की औसत आय उसकी कुल आय में निम्नलिखित में से किससे भाग देकर निकाली जाती है। तो मैंने बताया था फ्रेंड, कल ही चैप्टर मैंने कवर करवाया है, कुल जनसंख्या, आधी जनसंख्या, कमाने वाली जनसंख्या, व्यस्क जनसंख्या। इसकी कुल आय से आपकी कुल आय को अगर कुल जनसंख्या से डिवाइड दे दोगे तो क्या आ जाएगा आपका औसत आय यानी पर कैपिटल इनकम आ जाएगी। टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड दोगे। एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है आपका शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत प्रावधानों के कारण भारत के डैश राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। डैश हैज़ द लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैड एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो वो कौन है फ्रेंड, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु और केरला। तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा, वो राज्य है फ्रेंड केरला। केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द्वितीय क्षेत्र को डैश के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो मैंने बताया था आपको मैन्युफैक्चर सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र भी इसे कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है एक देश जिसमें जीवन स्तर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है उसे डैश देश के रूप में माना जाएगा। अल्पविकसित, विकासशील, विकसित या उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा कंट्री हैविंग द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड बेटर एनवायरनमेंट इन द लिविंग ऑफ हेल्थ एंड इज सेटिस्फाई अंडर डेवलपिंग और डेवलप से आप मानोगे फ्रेंड, आप डेवलप मानोगे, ठीक है। जिसका भी हाई स्टैंडर्ड लिविंग होगा और बेटर एनवायरनमेंट होगा उसे डेवलप माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण है, तरबूज, चावल, ज्वार, गेहूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिलेट्स, तो ज्वार को आप मोटा अनाज बोलते हो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से प्रश्नों का पृथक यानी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कथन है और उसका रीज़न दिया हुआ है। पहला कथन कह रहा है गेहूँ एक खरीफ फसल है, तो बिल्कुल सही है। सॉरी, ये जो फ्रेंड है वो आपका गेहूँ एक रबी क्रॉप है, ध्यान रखिएगा, गेहूँ एक रबी क्रॉप है और ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो आपको पता है जो रबी क्रॉप होती है उसे हम शीत ऋतु में बोई जाती है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका कह रहा है इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका कारण तो बिल्कुल सही है लेकिन जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो ये हो जाएगा आपका कारण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संकल्प सा गलत है परंतु कारण उसका सही है। इसके अलावा कह रहा है इसके अलावा अथवा में दिया हुआ किसी एक रबी फसल का नाम बताना है, तो मैंने बताया ही आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा आपका रबी क्रॉप में आप डाल दीजिए मस्टर्ड, सरसों डाल दीजिए, गेहूँ डाल दीजिए, ये सारे आपके रबी क्रॉप ही के एग्जाम्पल कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो इसको एक करना है। नेक्स्ट है एसर्शन बेस कह रहा है वीट इज़ अ खरीफ क्रॉप, तो ये तो मैंने बता दिया इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो बीट आपका जो है वो रबी क्रॉप है ना कि खरीफ क्रॉप, और ये विंटर सीजन में उगाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असर्शन ए इज़ इनकरेक्ट बट रीज़न इज़ करेक्ट, या फिर रबी क्रॉप का एक नाम बताना है सिंपल से। नेक्स्ट झूम कृषि को रे नाम से किस देश में जाना जाता है, तो ये क्वेश्चंस भी आता ही आता है कि झूम खेती को किस देश में क्या क्या बोला जाता है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि कौन कौन से देश में क्या क्या बोला जाता है, तो इसे भी एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ गूगल के माध्यम से। तो झूम खेती 10/1 एग्रीकल्चर और मिल्पा मैक्सिमम बोलते हैं। सेंट्रल अमेरिका में कॉर्न को बोलते हैं, सर मिल्पापा मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है। कॉर्नकोब को वेनेजुएला में बोला जाता है। रोका ब्राज़ील में बोला जाता है। मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका में बोला जाता है। और लदांग आपका इंडोनेशिया में बोला जाता है। और रे आपका वियतनाम में बोला जाता है। तो इधर रखिएगा रे जो है वो वियतनाम में बोला जाता है फ्रेंड। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनाउंस बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य बोला जाता है उसे फसलों का जो न्यूनतम प्राइस दिया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है MSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है जायद की फसल को कब बोया जाता है। सो व्हेन द जायद क्रॉप आर सोन, तो ध्यान रखिएगा मैं 3 तरह की फसलें होती है आपकी, खरीफ क्रॉप और फिर आपकी रबी क्रॉप फिर आपका जायद क्रॉप। तो जो खरीफ क्रॉप होती है वो हो जाती है, इस चार्ट के थ्रू अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा टाइम टेबल पीरियड दिया हुआ है। रबी क्रॉप जो है वो आपका अक्टूबर में बोया जाता है और दिसंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सॉरी, अक्टूबर से दिसंबर में से बोया जाता है और अप्रैल से जून में से काट लिया जाता है। जबकि खरीफ क्रॉप है उसे जून से जुलाई में हार्वेस्ट बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। और ऐसे ही जायद क्रॉप है वो मार्च से जुलाई के बीच में से बोया और काटा जाता है। मार्च से बोया जाता है जुलाई तक में से काट लिया जाता है बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप।
तो जुलाई और मार्च से जुलाई के बीच में ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा अप्रैल टू जुलाई, ठीक है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बिल्कुल बीचों बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं, गृह युद्ध क्या होता है। तो गृह युद्ध क्या होगा, जब भी किसी एक देश के अंदर आपस की लोगों के बीच में जो लड़ाई होती है उसे गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सी जातीय समूह अल्पसंख्यक है, या फिर क्वेश्चन करेगा विच एथनिक क्लास इज माइनॉरिटी इन श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका और बेल्जियम में कौन कौन से माइनॉरिटीज़ है उसका नाम यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपने पावर शेयरिंग पढ़ा होगा तो पावर शेयरिंग में आपको पता है माइनॉरिटीज़ में कौन से होंगे। तो एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। अगर ये फ्लो चार्ट दिख रहा होगा तो आपने ये देखिए, आपका ये यूरोप का ही पार्ट है, बेल्जियम का, वहाँ का एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। जो बेल्जियम का पार्ट था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक फ्लैमिश रीजन में और एक वलोनिया रीजन में। और इसकी जो कैपिटल है बेल्जियम की वो ब्रुसेल्स है। तो यहाँ पे अलग अलग स्पीकर्स लोग रहते थे, जिसमें से फ्लैमिश रीजन में आपके जो थे वो 59% डच बोला जाता था, और जो दूसरा रीजन था वलोनिया रीजन उसमें 40% जो थे वो फ्रेंच स्पीकर थे, और रेस्ट और जो 1% था वो जर्मन लोग बोलते थे। और जबकि कैपिटल जो है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और डच 20% बोलते थे। तो अगर यहाँ देखें तो कह रहा है 59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन स्पीक डच, 59% टोटल पॉपुलेशन की डच बोलते हैं, है ना। और ये कौन से रीजन में रहते हैं, तो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। और जो दूसरा था 40% वो फ्रेंच बोलते थे, और किस में रहते थे, वलोनिया रीजन में। लेकिन अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में 20% आपके डच बोलते थे और 80% आपका फ्रेंच बोला जाता था। तो अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में कौन माइनॉरिटी में है, तो डचेस है। फ्रेंच यहाँ पे क्या ताकतवर है कैपिटल में। लेकिन ओवरऑल कौन ज़्यादा है मेजोरिटी में पूरी कंट्री में, तो डच। लेकिन कैपिटल में क्या है, ये कमज़ोर है। तो यहाँ से आगे आपका जो माइनॉरिटीज़ है वो कौन है फ्रेंड, तो वो है डच। ऐसे श्रीलंका का जो केस था, श्रीलंका में आपके जो स्पीकर थे 74% सिंघालास थे और 18% तमिल थे और 7% बौद्ध क्रिश्चियन और क्रिश्चियंस थे। अब इस 18% तमिल में भी आपके हिंदू मुस्लिम्स नेटिव तमिल थे 30%, जो मूल निवासी वहाँ के होते हैं, और नॉन तमिल थे आपके 5%, टोटल 18%। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो माइनॉरिटी में आएंगे कौन होंगे, तमिल होंगे। अब इसका आंसर आप आराम से बता सकते हैं। श्रीलंका में कौन थे माइनॉरिटी में, तो वो थे तमिल्स जो कि 18% थे, है ना। और जो बेल्जियम में थे वो कौन थे फ्रेंड, वो थे डचेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। तो नाम मैंने अभी बताया, ब्रुसेल्स नाम है उसका, है ना, बेल्जियम ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है, कह रहा सिंघाली एकमात्र राजभाषा घोषित करने वाला कानून श्रीलंका में कब पारित किया गया था। तो व्हेन वाज द एक्ट पास बाय द रिकॉग्नाइज सिंघाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सो ये पास किया गया था 1956 में, ध्यान रखिएगा डेट 1956। तो मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत इजी आए हुए हैं, आप आराम से इन क्वेश्चंस को करके एग्जाम को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेखांकित तथ्यों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची का है। तो आपको पता है फ्रेंड, जो सेंट्रल लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में टोटल 96 सब्जेक्ट्स होती है, जिसपे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट घट के क्या आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी। सेंट्रल पे सेंट्रल बनाती है और स्टेट पे स्टेट बनाती है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे आप केंद्रीय सरकार लिख दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका 19वां रिक्त स्थान भरिए। भारत में डैश स्तर की सरकारें हैं, फिल्म में देर आर द डैश लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और पंचायत, 3 प्रकार की सरकारें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हेन वाज द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन फॉर्म। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। सो पहली बार जो स्टेट कमीशन बिठाया गया था 1953 में बिठाया गया था, और इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 1955 में। तो ये ध्यान रखिएगा, 1953 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 22 भाषाएं टोटल। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी। तो मैंने बताया था आपको कि नेपोलियन को हरा के ट्रीटी ऑफ वियना किया गया था। वो करवाया गया था 1815 में करवाया गया था। कहाँ कराया गया था, ऑस्ट्रिया में कराया गया था, और जिसके जो लीडर थे वो थे मैटरनिक। नेक्स्ट है आपका, ये भी कथन बेस्ड है आपका, कह रहा है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1859 फ्रांसीसी क्रांति से हुई है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट। और फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक एवं संवैधानिक बदलाव हुए, जिससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल के फ्रांसीसी नागरिकों के हस्तांतरित हो गया। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और भी दोनों सही है। और इसका आर जो है उसका सही व्याख्या करता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका,
रॉयल्टी एक्ट कब पास किया गया था? सो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1919, 21 मार्च 1919। और ये रॉयल्टी एक्ट था क्या? तो ये रॉयल्टी एक्ट ये था कि बिना किसी से पूछे 2 साल तक किसी को भी जेल में डाल दिया जा सकता है। और इसके बाद ही फ्रेंड आपको पता है जलियांवाला बाग भी इंसिडेंट हुआ था। तो 1919 याद रखिएगा, 21 मार्च 1919, क्योंकि यहाँ पे जो नेता थे वो लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे, तो उन्हीं लोगों को प्रतिबंध करने के लिए रॉयल्टी एक्ट इम्पोज किया गया था। नेक्स्ट है, हु हैड द ड्रॉन द इमेज ऑफ भारत माता फॉर द फर्स्ट टाइम? अगर इसका आंसर देखें तो ये देखिए लिखा, भारत माता इज़ द वर्क पेंटेड बाय द इंडियन पेंटर अविंद्रनाथ टैगोर, यानी पेंटिंग करने वाले थे अविंद्रनाथ टैगोर 1905 में। लेकिन जो पहली बार पेंट किया था कि इस प्रिंट को, वो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थी इन 1870। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर यहाँ था, सिल्क रूट वॉज द हिस्टोरिक ट्रेड रूट दैट डेटेड फ्रॉम द 2nd century BC until the 14th century AD. It is strategic from Asia to Mediterranean, traveling China, India, Persia, Arabia, Greece, Italy. It is dubbed Silk Route because the heavy silk trading that took place during this period. तो इस टाइम पे जो सिल्क था वो कौन कौन सी जगह से होके निकलता था, कहाँ कहाँ से होके ये पहुँचा है सिल्क रूट, उसे ही सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में वर्ड ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसका आंसर होगा, रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी का था। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये एशिया के भूमध्य सागर तक फैला और चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पार करते हुए उस अवधि के दौरान होने वाली भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रोड के नाम से जाना जाता था। तो उस समय रेशम का व्यापार बहुत ज़्यादा होता था इन जगहों से होते हुए, तो इसलिए इसे सिल्क रोड कहा गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रेटन वुड्स सिस्टम? तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है? सो ब्रेटन वुड्स सिस्टम इज द सेट ऑफ यूनिफाइड रूल्स एंड पॉलिसी दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क नेसेसरी टू क्रिएट द fixed international currency exchange rate. Essentially, the arrangement is called the newly created the IMF and to determine the fixed rate of exchange for the currency around the world. तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम में एक करेंसी एक्सचेंज है जिसमें एक फिक्स रेट कर दिया गया था कि आप इसी में ही क्या करोगे, करेंसी को एक्सचेंज करोगे। हिंदी में देखें तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम एकीकृत नियमों और नीतियों का एक समूह है जो निश्चित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दरों को बनाने के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करता है। अनिवार्य रूप से समझौते ने दुनिया भर पर मुद्राओं के लिए विनिमय की निश्चित दर निर्धारित करने के लिए नवनिर्मित IMF का आह्वान किया। तो एक एक्सचेंज रेट का फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाएगा? आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे 27 क्वेश्चंस डिस्कस करके बताया। बाकी जो सेक्शन बी है वो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे आप एक बार खुद करके देख लीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट से है वो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। मैप पोर्शन देख लेते हैं। तो मैप पोर्शन में मेनली आपका यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो डैम में आया हुआ है कि नेम द स्टेट वेयर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो आपको पता है ये कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसका आंसर अमृतसर पंजाब हो जाएगा। नेम द स्टेट वेयर द गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट इन इंडिगो प्लांटर्स, तो पारन इन बिहार। नेम द स्टेट वेयर द हीराकुंड डैम लोकेटेड, तो ये है उड़ीसा में। नेम द स्टेट वेयर द नागार्जुन डैम इज़ लोकेटेड, तो नागार्जुन जो डैम है वो है राणा प्रताप है आपका हिमाचल प्रदेश में। और नागार्जुन सागर बांध देख लेते हैं, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, और राणा प्रताप आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। मैप के भी मैंने आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। तो इस वीडियो में नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा।